जी, दिनेश जी आपके पास आऊँगा। जब भी हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो कुछ प्रमुख बिंदु निकल कर आते हैं, जिसमें अपने धर्म को फॉलो करने का अधिकार, अपनी संस्कृति या सांस्कृतिक मान्यताओं को फॉलो करने का अधिकार, आपके संवैधानिक अधिकार, शोषण मुक्त होने के जो आपके अधिकार होने चाहिए कि कोई आपका शोषण ना कर सके, ये भी आपको अधिकार दिए गए हैं। स्वतंत्रता, यस, ये पहला अधिकार, और समानता के अधिकार, ये आपको आपका संविधान मूल रूप से प्रदान करता है। लेकिन अब आज संविधान की बात करो या धार्मिक आजादी की बात करो, कल तो केरल हाई कोर्ट का एक जजमेंट आ गया, चौंक गया। मेरे को लगता है शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। वहां पर कुछ लोगों ने अपील की कि इस मंदिर के अंदर हमको भगवा झंडा लहराने की परमिशन दी जाए। मंदिर का ट्रस्ट उसके खिलाफ था। बात कोर्ट में चली गई कि हम तो हिंदू हैं, हमारी भावनाओं को आहत होता है और यहाँ पे झंडा लगाने। वो कहते हैं कि आप कौन होते हैं कहीं कौन सा झंडा लगाएंगे? क्या आप फैसला करेंगे कौन से मंदिर पे कौन सा झंडा लगेगा? तो हाईकोर्ट केरल ने एक बड़ा एक स्टिंगिंग रिमार्क किया उनके ऊपर कि डोंट ट्राई टू इंटरफेयर एवरीवेयर, डोंट ट्राई टू इम्पोज योरसेल्फ एवरीवेयर। उस मंदिर की अपनी मान्यताएं, उनको अपनी मान्यताओं में रहने दो। और क्या झंडा उन्होंने वहां पे लहराना है, क्या ये भगवा लहराने के चक्कर में थे वहां पर? तो ये सारी बातें हुई हैं। तो यानी कि आपकी जो धार्मिक आजादी है, उसका जो अधिकार है, उसको भी छीनने की कोशिश की जा रही है। हर जगह पे अपने आप को लादने की बात होती है। तो ये घटनाएं घट रही हैं। तभी मैं कहता हूं इट्स कॉल्ड डेमोक्रेटिक डेक्लाइन। तो उसके कई हिस्से होते हैं, ये भी उसका एक हिस्सा है। दिनेश कुमार जी। सबको नमस्कार। और ये डेमोक्रेसी सर, डेमोक्रेसी का सीधा सीधा मतलब है आपके ह्यूमन राइट्स। और आप डिक्लाइन की बात कर रहे हैं। इन आवर कंट्री देयर इज डेमोक्रेटिक डिग्रेडेशन। सो हालात उस तरफ को चले हुए हैं कि हम लोग, आपने जैसे वीडीएम की बात करी, उन्होंने इस अपने इंडेक्स में, जो रैंकिंग इंडेक्स है, डेमोक्रेसी का रैंकिंग इंडेक्स है, उसमें हिंदुस्तान को 108वें स्थान पर रखा है। 108वें स्थान पर होने का मतलब है कि हम बहुत सारे ऐसी कंट्रीज से भी नीचे हैं जो जिनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है वर्ल्ड मैप पे। उनको ढूंढना पड़ता है। मैं जब ये पढ़ रहा था इस डेमोक्रेटिक इंडेक्स को, तो उन कंट्रीज के नाम बीच में देखने को मिल रहे थे जो जिनको मैं मैप पे ढूंढने की कोशिश करूं तो वो मिल नहीं रही थी। तो हमारी हालत जो है वो कमोबेश कहीं ना कहीं पाकिस्तान से थोड़ी बेहतर है, इसलिए हम थोड़ा ऊपर हैं। अदरवाइज स्थिति यही है। इसके साथ ही जो दूसरा एजेंसी जो वर्ल्ड वाइड इस काम को कर रही है डेमोक्रेटिक सेटअप को देखने का, वो वाइज वोटर है। तो वाइज वोटर ने भी हिंदुस्तान को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और लिबरल डेमोक्रेसी के जो इंडेक्स है उसके ऊपर 91st रैंक पे रखा है, वाइल डेमोक्रेटिक सेटअप इन ऑल कंसेप्ट्स में उसने 46 रैंक पे डाला है। लेकिन ये स्थिति जो है, ये स्थिति इस तरह भयावह है कि ये ऐसा बना हुआ क्यों हुआ? इसलिए है कि आपने हर तीसरे दिन कोई ना कोई देश में सैंक्शंस अप्लाई किए हैं। जब आपने 370 हटाया, आपने कश्मीर में और पूरे कश्मीर में आपने इंटरनेट बंद कर दिया, विच इज अ फंडामेंटल राइट फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर। उन्होंने अपने एक्सप्रेशन की आजादी ही खत्म कर दी कि आप बोलेंगे ही नहीं कुछ। और ये सिलसिला कम दिन नहीं चला, 3 महीने तक वहां इंटरनेट बंद रहा। हालात कमोबेश इसी तरह के रहे। अभी जैसे मणिपुर में जो हुआ, मणिपुर के हादसे को आप देखें, किस नजरिए से आप इग्नोर कर रहे हैं। वो आपके लोग हैं, वो आपके देश के लोग हैं, आप किस तरह का उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, ये सब चीजें आपके सामने खड़ी हैं। तो इसलिए आप दिन ब दिन आपका जो डेमोक्रेटिक, जिसको अभी डेमोक्रेसी नहीं रह गई है, ये डेमोक्रेसी हर लेवल पर कमजोर होती जा रही है। जैसे अभी प्रशांत जी ने जैसे कहा कि ये वो दिन भी आ सकते हैं। मैं डिस्कशन से पहले ये भी सोच रहा था कि हम इस तरह की मानसिकता के लोग हैं क्या, कि हम रजवाड़ा शाही से निकल कर आए हैं और वापस उसी रजवाड़ा शाही की तरफ तो नहीं चल रहे। ये इनका जो कंसर्न था, मेरे को एकदम से याद किया कि अभी इत्तेफाकन
ये हम दोनों के विचार वहां पर मिल रहे थे। तो जब ये कह रहे थे कि ऐसा, इस बात से हमें कोई हर्ष, ये मतलब संकोच नहीं होना चाहिए और इस बात से हमें कोई हैरानी भी नहीं होनी चाहिए कि आने वाले दिनों में इस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं, लेकिन उससे पहले देश की जनता को जागना होगा। जो इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि अगर हम लोग इस फॉर्मेट में ही आगे फिर से चलते रहेंगे तो इनके हौसले बुलंद होते जाएंगे और ये धर्म के नाम पर देश को विभाजित कर रहे हैं, ये जाति के नाम पर देश का विभाजन कर रहे हैं, ये मतलब समाज को विभाजित और खंडित करके अपना उल्लू सीधा करने के येन केन प्रकरण कुछ भी करने के लिए तैयार हैं ताकि ये सत्ता में बने और बैठे रहें। ये जो हालत हुई है ना अभी एंकर्स की, मैं उसमें देख रहा था, बहुत सारे इंपॉर्टेंट नेम्स हैं जिनको उस लिस्ट में क्यों नहीं है, मैं तो ये हैरान था उसको देखकर कि उसमें उन लोगों को भी होना चाहिए था जो अभी तक बाहर है। क्योंकि और दूसरा इसका पहलू ये भी है कि ये लोग उस सूची से बाहर हैं या नहीं है, इनकी मजबूरी है। मुझे तो उन चैनल्स के मालिकों के ऊपर हैरानी होती है कि वो लोग इस चीज को देखकर अनदेखा कर रहे हैं। क्या वो इतने शब्द नहीं मैं गलत इस्तेमाल करना चाह रहा हूं इसलिए रुक रहा हूं कि इतने छोटी सोच वाले हैं कि वो जो चल रहा है उसे चलने दो, देश में जो हो रहा है होने दे। तो जो सबसे बड़ा दायित्व है मीडिया का, उसी को निभाने में वो संकोच कर रहे हो। फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात आ रही है, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की हम कितने लोग हैं आज की डेट में हिंदुस्तान में जो यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से सरकार की आंख खोलने की कोशिश कर रहे हैं। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा एक ही मकसद है कि हम सवाल करेंगे, लेकिन सवाल किससे करेंगे? वो साहब जिनसे सवाल करना है वो तो सवाल के सामने खड़े नहीं होते हैं। तो जिस देश का मुखिया मीडिया से बात करने से कतरा रहा है, और वो मीडिया से बात करने से कतराने का मतलब है कि वो जनता से भी बात करने से कतरा रहा है। हम जनता की आवाज, जनता के सवाल उन तक लेके जाना चाहते हैं, लेकिन वो उन चीजों का जवाब नहीं देना चाहते हैं। मतलब एक तानाशाही रुख अख्तियार कर लिया और उसी ढर्रे के ऊपर चलते रहे। जब सामने कुछ नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली जवाब देने वाला नहीं होगा, तो दीवार के साथ आप जितना मर्जी से टकरा लो, आपका अपना सिर फूटेगा। तो कुल मिलाकर देश की जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, इसको अगर बचाना है आज, तो ये दायित्व देश की जनता का बनता है। अन्यथा ये जैसा अभी कहा गया कि 1975 में इंदिरा गांधी ने लगा दी इमरजेंसी, लेकिन उसका दूसरा पहलू ये था कि इंदिरा गांधी जब रीइंस्टेट हुई पावर में तो उन्होंने उसके लिए माफी मांगी। यहां तो हेगड़ी है सर कि जो हमने बोल दिया वही अंतिम वाक्य है, उसके बाद कुछ नहीं होगा। तो यहाँ मतलब वो उस सीने में अब वही कहें कि लोच ही नहीं है। डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्लेक्सिबिलिटी, और अगर फ्लेक्सिबिलिटी होगी तभी सरकार, सत्ता और समाज में तारतम्य होगा। वरना ये इसी तरह से चला रहा तो ये दिन दूर नहीं होंगे कि हमें वो ऑटोक्रेसी, तानाशाही या डिक्टेटरशिप की तरफ जाना पड़ेगा। जी, या हम पहुंच जाएंगे।